Hello dear viewers, friends and students. In this video lecture, I am going to solve chapter 9, class 10th, application of T ratios or trigonometric ratios. तो चैप्टर 9 है आपका एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। इस चैप्टर को मैं सॉल्व करूंगा, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स का डिस्कशन करेंगे। एक्चुअल में इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले अगर देखें हमारे पास कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, ये कोई ट्रायंगल प्रोवाइड है, राइट एंगल ट्रायंगल प्रोवाइड है ये, और इसमें एक एंगल का मेजरमेंट जैसे 60 डिग्री ये प्रोवाइड है, और एक बेस साइड प्रोवाइड है, मान लेते हैं ये 20 सेंटीमीटर प्रोवाइड है, और आप इस एल्टीट्यूड BC को फाइंड आउट करना चाहते हैं और इसका मेजरमेंट मैंने स्मॉल s सेंटीमीटर कंसीडर कर लिया है। तो राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर हमें कोई भी एक साइड का मेजरमेंट और एक एंगल प्रोवाइड होने पर रिमेन टू साइड को आसानी से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर जो 90 डिग्री की सामने की साइड होती है उसको हाइपोटेनस बोलते हैं, परपेंडिकुलर साइड को परपेंडिकुलर और उसको बेस बोलते हैं। ये तो हम जानते हैं कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर ये होता है, यानी कि अगर कोई भी दो साइडें पता हो तो तीसरी साइड को हम इस रिलेशन से आसानी से ऑब्टेन कर सकते हैं। बट यहाँ पर क्या रहता है कि दो साइड का मेजरमेंट पता हो तभी हम तीसरी साइड फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर अगर इस साइड का मेजरमेंट 5 सेंटीमीटर हो, इसका 4 हो AB, तो और हम BC फाइंड आउट करना चाहते हैं तो 5 स्क्वायर इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। तो आसानी से यहाँ से BC हमें ऑब्टेन हो जाएगा, दैट इज BC स्क्वायर इक्वल टू 9 और BC इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ये फाइंड आउट कर सकते हैं। एक तो इसको बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम, या राइट एंगल ट्रायंगल की साइड के बीच में रिलेशनशिप से आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। बट यहाँ सिचुएशन डिफरेंट है, यहाँ पर हमें ऑल थ्री साइड, दो साइड का मेजरमेंट नहीं प्रोवाइड है, एक एंगल प्रोवाइड है और एक साइड का मेजरमेंट प्रोवाइड है। तो हम इस केस में हम टी रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को यूटिलाइज करते हुए आसानी से अननोन साइड्स को फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे कि BC का मेजरमेंट, और अगर हम स्मॉल x निकालना चाहते हैं तो ये भी निकाल सकते हैं। इसको ऑब्टेन करने के लिए अगर हम देखें, अभी प्रीवियस चैप्टर में हमने सीख रखा है किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर जो 90 डिग्री सामने की साइड होती है उसको हाइपोटेनस बोलते हैं, वर्टिकल साइड को परपेंडिकुलर और हॉरिजॉन्टल साइड को बेस बोल देते हैं। और थीटा अगर इस एंगल का मेजरमेंट है, मान लेते हैं एंगल A का मेजरमेंट है, तो और हम इस थीटा के लिए इस राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स का जो रेशियो है उसको टी रेशियोज बोलते हैं। इसे ट्रिक बना देते हैं। सबसे पहले अगर हम जैसे साइन थीटा निकालना चाहते हैं तो साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, यानी कि ये जो जिस एंगल का मेजरमेंट निकालना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है, इसके सामने की साइड और हाइपोटेनस होता है। तो साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा आपका P अपॉन H, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। इसको याद रखने के लिए सिंपल सा आसान तरीका है, आप ध्यान रखिए, पंडित रत्ती प्रसाद हर हर भोले, ये आपका हो जाएगा साइन थीटा का, ये हो जाएगा टेन थीटा का, और ये हो जाएगा आपका ये कॉस थीटा का है, ये आपका टेन थीटा का है। हालांकि ये चैप्टर 9 के अंतर्गत आप 3 टी रेशियो से हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा इक्वल टू आपका बेस अपॉन हाइपोटेनस, और टेन थीटा इक्वल टू आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसी तरीके से कोसेक थीटा इक्वल टू हाइपोटेनस अपॉन बेस होता है, सेक थीटा इक्वल टू हाइपोटेनस अपॉन बेस होता है, कोसेक थीटा इक्वल टू हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, और कॉट थीटा इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। तो ये रिलेशनशिप ऑलरेडी मैं प्रीवियस चैप्टर में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, बस एक रिव्यू ले रहे हैं। तो ये 3 रिलेशन आपको इस पूरे चैप्टर 9 को पढ़ने के लिए पता होने चाहिए। साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यदि रिलेशन पता होंगे तो आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं।
इतना आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इसको याद रखना आसान है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। साइन थीटा इक्वल टू पी अपॉन एच, कॉस थीटा इक्वल टू वी अपॉन एच, टेन थीटा इक्वल टू पी अपॉन वी। अब ये जो क्वेश्चन हमारे सामने है, इन ट्रायंगल ए बी सी वी हैव द मेजरमेंट साइड बी सी साइड ए बी 20 सेंटीमीटर, बी सी का मेजरमेंट हमारे पास नहीं है और इस एंगल का मेजरमेंट 60 डिग्री प्रोवाइड है। तो इसमें अगर हम सबसे पहले टारगेट हमारा ये है कि हम बी सी को भी फाइंड आउट करना चाहते हैं और हमें ए सी भी फाइंड आउट करना है। और बी सी एक्चुअल में परपेंडिकुलर है और ए सी एक्चुअल में हाइपोटेनस है। अब हम ये देखना है कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लें जिसमें परपेंडिकुलर या बेस आ जाए। तो टेन थीटा में परपेंडिकुलर और बेस दोनों आ रहे थे, तो अगर हम 60 डिग्री लेंगे तो परपेंडिकुलर हमारा हो जाएगा बी सी और बेस हमारा ए बी हो जाएगा। अब 60 का वैल्यू हमें टेबल से पता होना चाहिए, है ना। इसके लिए अलग से वीडियो बनाया गया है। 60 का वैल्यू होता है √3। बी सी कितना है h और ए बी कितना है 20। अब ये 20 इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा तो 20 √3 इक्वल टू h। तो ये आपका बी सी का मेजरमेंट फाइंड आउट हो गया 20 √3 का हम वैल्यू भी रख सकते हैं। √3 इक्वल टू होता है 1.732। ये वैल्यू रख देंगे तो h इक्वल टू आपका 20 इंटू 1.732 मल्टीप्लाई करने पर 64, 34 और डेसिमल अप्रॉक्स ये वैल्यू आ जाएगी। और अगर हम x का मेजरमेंट भी फाइंड आउट करना चाहते हैं तो x हमारे पास क्या है, जो x है वो हाइपोटेनस है। अब हमें ये देखना है हमारे पास h भी है बेस भी है, किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में हाइपोटेनस और बेस आता है। अगर हम cos 60 डिग्री ले लें तो cos 60 डिग्री इक्वल टू बेस अपॉन आपका रहता है हाइपोटेनस। और जब हम ये 60 डिग्री लेंगे तो ये साइड परपेंडिकुलर हो जाएगी, बेस बी सी सॉरी ए बी हो जाएगा दैट इज 20 और हाइपोटेनस x हो जाएगी। cos 60 का वैल्यू कितना रहता है 1/, cos 60 का वैल्यू हो जाएगा 1/2 20/x। cos 60 इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। अब x का प्रोडक्ट में आ जाएगा तो x इक्वल टू 20 इंटू 2 x आ जाएगा 40। तो बाय द हेल्प ऑफ टी रेशियोस और टेबल से वैल्यू पता होने पर आसानी से हम किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल की सिर्फ वन एंगल नोन होने पर और बेस वन प्रोवाइड होने पर, वन साइड प्रोवाइड होने पर अननोन साइड को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी कंसेप्ट का यूज बार बार इस पूरे चैप्टर में क्वेश्चन को सॉल्व करने में होगा। कुछ और टर्मिनोलॉजी है उनके बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं। जो टर्मिनोलॉजी है इसमें सबसे पहले इन जनरल क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हमारी आंखों के ठीक सामने है ना, इन जनरल क्या रहता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट आंखों के ठीक सामने तो हम बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट हमारी लाइन ऑफ साइट पर है। यानी कि जितने भी ऑब्जेक्ट हमारी आंखों के ठीक सामने होते हैं उनको देखने के लिए हमें अपने सर को कोई भी अपवर्ड या डाउनवर्ड रोटेशन नहीं देना पड़ता है। दे आर ऑन आवर लाइन ऑफ साइट, वो हमारी दृष्टि रेखा पर है। बट क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हमारी लाइन ऑफ साइट से अबव है, जैसे कि हम किसी क्लाउड को देख रहे हैं, तो क्या होता है कि हमें अपनी आँख को थोड़ा टर्न करना पड़ता है और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो इस हॉरिजॉन्टल पोजीशन से वर्टिकल पोजीशन में रहती है और यहाँ एक स्लोप बन जाता है। इस स्लोप को बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। यानी कि ये दो लाइन ऑफ साइट की दो पोजीशन है, पहले हॉरिजॉन्टल पोजीशन थी और वर्टिकल पोजीशन में थोड़ा अपवर्ड जाना पड़ा क्लाउड को देखने के लिए, तो ये जो स्लोप जनरेट हुआ इसको बोल देते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। बार बार बर्ड पड़ोस में बर्ड आएगा एंगल ऑफ एलिवेशन। इसी तरीके से अगर हम अपने लाइन ऑफ साइट से डाउनवर्ड में कोई जैसे बोट है वाटर में, इसको देखते हैं तो हमें अपनी आँख को थोड़ा डाउनवर्ड डायरेक्शन में टर्न करना पड़ता है। तो इस केस में ये जो एंगल बनता है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये दोनों एक्चुअल में इस लाइन ऑफ साइट की पोजीशन ही है। यहाँ पर हॉरिजॉन्टल से डाउनवर्ड, तो हॉरिजॉन्टल से डाउनवर्ड डायरेक्शन में देखने पर ये जो एंगल बनता है इसको एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं, जो अपवर्ड बनता है उसको एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। बार बार क्वेश्चंस में दोनों वर्ड यूज होंगे। डिप्रेशन का मतलब है कि हॉरिजॉन्टल पोजीशन से डाउनवर्ड डायरेक्शन में कोई चीज़ देख रहे हैं, इसमें अपवर्ड डायरेक्शन देख रहे हैं। अब हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 9.1 का जो सबसे पहला क्वेश्चन है उसको हम अभी सॉल्व करना शुरू करेंगे। According to this question, a circus
artist is climbing 20-meter long rope, which is tightly stretched and tightened from the top of vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 degree. एक सर्कस आर्टिस्ट है जो कि इस क्वेश्चन में ये बोला गया कि जैसे कोई पोल लगा हुआ है, मान लेते हैं PQ, और एक सर्कस आर्टिस्ट है इस पोल के वर्टिकल पॉइंट P से और यहाँ ग्राउंड में एक 20 मीटर लंबी रस्सी लगी हुई है, इस पे वो क्लेम करता है रस्सी पर। ग्राउंड से इसकी डिस्टेंस R तक है। क्वेश्चन में बोला गया सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग 20 मीटर लॉन्ग रोप which is tightly stretched at the tight from the top of the vertical pole, पोल के टॉप पे टाइट है, and the vertical pole to the ground. Find the height of the pole. तो इस पोल की हाइट क्या है ये हमें फाइंड आउट करनी है, ये दिया गया है। साथ ही साथ दिया गया है द इफ एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री, इसके साथ जो एंगल बना रहा है वो 30 डिग्री है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में डायग्राम प्रोवाइड है, तो डायग्राम के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं राइट करनी है, अदरवाइज आप राइट भी कर सकते हैं। इन द गिवन डायग्राम PQ इज द पोल एंड PR इज द रोप ऑफ लेंथ 20 मीटर सच दैट एंगल PRQ इज 30 डिग्री। टारगेट हमारा क्या है, हमें निकालना है हाइट ऑफ पोल। तो ये जो पोल है ये परपेंडिकुलर एक्चुअल में हो जाएगा इस ट्रायंगल में, और ये चीज़ हाइपोटेनस हो जाएगी क्योंकि ये अंडरस्टूड है 90 डिग्री है। कोई भी पोल ग्राउंड से वर्टिकल ही होता है। अब वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करना है जिसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस आता हो। तो इसके लिए सबसे पहले साइन, अगर साइन 30 डिग्री लेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। परपेंडिकुलर ऑलरेडी आपको प्रोवाइड है, दैट इज h, हाइपोटेनस दैट इज 20। तो यहाँ पर 1/2 इंटू 20 इक्वल टू h इक्वल टू आपका 10 मीटर। तो ये रिक्वायर्ड हाइट ऑफ पोल आ जाएगी, आसानी से इसका आंसर ऑब्टेन हो गया। इसी टाइप से नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म, द ब्रोकन पार्ट bends so that the top of the tree touches the ground, making an angle 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. तो यहाँ पर दूसरी सिचुएशन है, क्या कहा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पेड़ है, इसे मान लेते हैं ABC, और इसका ये जो BC पार्ट है ये तूफान में टूट जाता है, टूट के बाद से ग्राउंड पे बेंड होकर D पॉइंट पे आ जाता है। जितना BC है उतना ही BD है, और इस तरीके से ये शेप जनरेट हो जाती है। AC टोटल ट्री है और उसका ब्रोकन पार्ट BC ग्राउंड को D पे टच कर रहा है स्टॉर्म की वजह से, और ये इस तरीके से टच होता है कि इंक्लाइनेशन 30 डिग्री का बन जाता है। तब आपसे कह रखा है द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टच द ग्राउंड इज 8 मीटर, ये डिस्टेंस 8 मीटर है। एंड व्हाट इज द हाइट ऑफ द ट्री, तो हमें टोटल ट्री की हाइट निकालनी है। मैंने कंसीडर कर लिया AB स्मॉल x मीटर है, BC 5 मीटर है, तो BC जितना उतना ही BD हो जाएगा, ये भी 5 मीटर हो जाएगा, और ट्री की टोटल हाइट जो है वो हो जाएगी x + y। लेट कर लीजिए, लेट AB इक्वल टू स्मॉल x मीटर, जितना BC है उतना ही BD दैट इज 5 मीटर, ये आपने कंसीडर कर लिया। AD आपको 8 मीटर प्रोवाइड है। अब टारगेट हमारा x + y निकालना है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। इन ट्रायंगल ABD, अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें तो यहाँ पर tan 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर AB
अपॉन बेस ए डी हो जाएगा। टेन 30 का वैल्यू 1/√3, ए बी एक्स है, ये 8 हो जाएगा। तो यहाँ से 8/√3 इक्वल टू एक्स। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर है तो रेशनलाइज करना पड़ेगा। इसके लिए √3 से न्यूमरेटर में प्रोडक्ट कर देंगे, x इक्वल टू 8√3/3। ये फाइंड आउट हो गया। अब दूसरा टारगेट है हमारा y का वैल्यू निकालना। अब इसमें अगर इसी ट्रायंगल में एक बार हम cos 30 डिग्री लेंगे तो बेस AD अपॉन हाइपोटेनस BD निकलेगा। वैल्यू cos 30 का √3/2 रहेगा। AD हमारे पास 8 मीटर है और ये y यहाँ पर y हमें प्रोवाइड है। cos 30 इक्वल टू ये हो जाएगा। अब यहाँ पर √3 इक्वल टू 16 हो जाएगा, या y इक्वल टू 16/√3। फिर डिनोमिनेटर में रेशनल आ गई है, रेशनलाइज करना पड़ेगा, 16√3/3 हो जाएगा। टोटल ट्री की हाइट कितना है, x प्लस वाई। x कितना ऑब्टेन हुआ है, 8√3/3, और y कितना ऑब्टेन हुआ है, 16√3/3। ये हो जाएगा टोटल 24√3/3, और 3 8 से 24 यानी कि 8√3। ये हमारे टोटल ट्री की हाइट निकल आएगी। और जो उसका y पार्ट है वो अलग निकल आया। अगर डेसिमल में आंसर रखना है तो √3 का वैल्यू हम रख सकते हैं, कैलकुलेट कर लेंगे, आसानी से ऑब्टेन हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a contractor plans to install 2 slides for the children to play in the park. For the children below the age of 5 years, she preferred to have a slide whose top at the height of 1.5 meter and in the inclination of an angle 30 degree to the ground. Where for the elder children, she want to have the steep slide of height 30 meter and the inclination of an angle of 60 degree to the ground. What should be the length of the slide in each case? बोथ केस में स्लाइड की लंबाई फाइंड आउट करनी है। वो दो टाइप की स्लाइड्स बनाना चाह रहा है कॉन्ट्रैक्टर। एक्चुअल में एक छोटी स्लाइड बनाना चाह रहा है, इसकी हाइट जो है 1.5 मीटर है और इंक्लाइनेशन 30 डिग्री है 5 साल से छोटे बच्चों के लिए। और एक दूसरा स्लाइड बनाना चाह रहा है जिसकी हाइट जो है फॉर द एल्डर चिल्ड्रन शी वांट टू हैव स्टेप स्लाइड हाइट 3 मीटर है, और इसका जो इंक्लाइनेशन है वो 60 डिग्री है, 60 डिग्री टू द ग्राउंड। व्हाट शुड बी द लेंथ दोनों केस में। ये 3 बिलो 3 ईयर 3 साल से छोटे बच्चों के लिए है, ये एबव 5 ईयर्स। ठीक ना, ये कहा गया बिलो 5 ईयर, ये 5 साल से छोटे बच्चों के लिए है, ये 5 साल से एबव के बच्चों के लिए बना रहा है। तो दोनों केस में स्लाइड की लेंथ क्या होगी, इसमें स्मॉल x मीटर मान लेते हैं, इसमें y मीटर। हमारा टारगेट x और y फाइंड आउट करना है। अब स्लाइड भी ऑलरेडी हम लोग जानते हैं परपेंडिकुलर ही होती है, तो ये राइट एंगल होगा, ये राइट एंगल, दोनों ही केस में राइट एंगल होगा। अगर इसको देखें पहले केस में ABC ट्रायंगल मान लेते हैं, इसको PQR मान लेते हैं। तो इस ट्रायंगल के अंदर हमारा टारगेट है AC फाइंड आउट करना, और जब ये राइट एंगल है तो ये हाइपोटेनस हो जाएगी, ये परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर हाइपोटेनस के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में जाते हैं। अगर हम इसमें sin 30 यूज करेंगे तो परपेंडिकुलर BC हो जाएगा, हाइपोटेनस AC हो जाएगा। sin 30 1/2, दिस इज 1/5, दिस इज x, तो x इंटू 1x रहेगा, इससे 1.5 और 2 का प्रोडक्ट होगा 3 मीटर। इस केस में इसकी लेंथ जो है वो 3 मीटर रहेगी। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम sin 60 यूज करेंगे तो परपेंडिकुलर आपका 3 हो जाएगा और हाइपोटेनस आपका 5 हो जाएगा। इसका वैल्यू √3/2 3/y, तो √3 इंटू y इक्वल टू 6, या y इक्वल टू 6/√3।
डिनोमिनेटर में इरेशनल है, रेशनलाइज करना पड़ेगा। √3 से डिनोमिनेटर टू मीटर दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे। 6√3/3 y = आ जाएगा 2√3। इस तरीके से दोनों स्लाइड की लेंथ आपको ऑब्टेन हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, द एंगल ऑफ एलिवेशन, फिफ्थ क्वेश्चन इस बुक के अकॉर्डिंग है, एनसीईआरटी में फोर्थ क्वेश्चन है। द एंगल ऑफ एलिवेशन पर टॉप ऑफ टावर, एक टावर है, मान लेते हैं PQ, ये टावर है, इसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन ग्राउंड के एक पॉइंट से दैट इज गिवन टू यू, और ये ग्राउंड का पॉइंट जो है 30 मीटर अवे है इस टावर के फुट से। तो आपसे कहा गया है एंगल ऑफ एलिवेशन जो है इसका 30 डिग्री है, एंड वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ टावर। तो हमें टावर की हाइट फाइंड आउट करनी है। इसमें भी सीधा सा हमारे पास बेस हाइट प्रोवाइड है और ये परपेंडिकुलर ये बेस है, तो अगर 10-30 यूज करेंगे इन ट्रायंगल PQR। अगर लिखना चाहें तो डायग्राम के बारे में थोड़ा राइट कर सकते हैं। इन द गिवन फिगर PQ इज द टावर, R is the point on the ground from the 30 meter away by the foot of tower, such that angle PRQ is 30 degree. Then 30 degree equal to perpendicular PQ upon base RQ. Then 30 degree का वैल्यू 1/√3, PQH है, RQ 30। तो यहाँ से 1 आपका हाइट इक्वल टू हो जाएगा 30/√3, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा। अब डिनोमिनेटर में इरेशनल है, रेशनलाइज करना पड़ेगा। h = 30√3/3 या h = 10√3 मीटर। √3 का वैल्यू रख देंगे तो डेसिमल में आंसर आ जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कहा गया है इस क्वेश्चन में, अ काइट इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 60 मीटर above the ground. The string attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground. The inclination of the string with the ground is 60 degree. Find the length of the string, assuming that there is no slack in the string. यानी कि ये क्वेश्चन भी लगभग इसमें ये कहा गया कि इसे इसमें इसी डायग्राम में चेंज कर देते हैं कि काइट यहाँ P पोजीशन पर है और काइट इज फ्लाइंग एट 60 मीटर ऑफ द ग्राउंड, जिसकी ग्राउंड से हाइट 60 मीटर है, और इस काइट से जो थ्रेड बंधा हुआ है वो इस तरीके से ग्राउंड से इंक्लाइसन कर रहा है, और इसका इंक्लाइसन ग्राउंड से 60 डिग्री है, और इसमें कोई भी झुकाव नहीं है, ऐसा कहा गया है। देन फाइंड द, तो आपको इस स्ट्रिंग की लंबाई निकालनी है। द गिवन फिगर में अगर देखें PQ काइट की ग्राउंड से हाइट है और PR धागे की लंबाई है, ये क्वेश्चन में दिया गया है। वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। तो इसमें अब हमारे पास राइट एंगल है, तो हाइपोटेनस ये गिवन है, अननोन है, और परपेंडिकुलर गिवन है। तो इसमें हमें साइन लेना पड़ेगा, क्योंकि साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस PR, और साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है। ये 60 है x, कैलकुलेट करेंगे √3x = 60 × 2 या 120/√3। अब डिनोमिनेटर में फिर इरेशनल नंबर है, तो यहाँ पे डायरेक्ट तो छोड़ नहीं सकते, इसके लिए रेशनलाइज करना पड़ेगा। √3 से यहाँ, √3 से यहाँ, x = हो जाएगा 120√3/3 या x = 40 × √3 मीटर। आसानी से हाइट फाइंड आउट हो जाएगी। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। डायग्राम के बारे में बहुत सिंपल सा आपको लिखना है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है, अ बॉय 1.5 मीटर टॉल बॉय 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट द सम डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर टॉल बिल्डिंग।
The angle of elevation from his eyes to the top of the building increases from 30 to 60 degree as he walks toward the building. Find the distance walked toward the building. अब इस क्वेश्चन में एक बॉय है 1.5 मीटर टॉल स्टैंड कर रहा है। इस क्वेश्चन को थोड़ा डायग्राम को ध्यान समझने की ज़रूरत है। तो ये कोई बिल्डिंग है, मान लेते हैं ए भी एक बिल्डिंग है। इसकी हाइट आपको प्रोवाइड है 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है और एक बॉय है, ये मान लेते हैं ए सी डी 1.5 मीटर इसकी हाइट है। अब यहाँ से ये बॉय जब इसके टॉप को देखता है तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 30 डिग्री है। कुछ टाइम के बाद बॉय सी डी पोजीशन से यहाँ कहीं आ जाता है, मान लेते हैं सी डैश पे आ जाता है, तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन अब 60 डिग्री हो जाता है बदल के। पहली इनिशियल पोजीशन ये सी डी थी, अब सी डैश पोजीशन है, ये सिचुएशन बनती है। तो क्वेश्चन में ये पूछा गया फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग। तो उसने बिल्डिंग की तरफ कितनी डिस्टेंस वॉक की है वो फाइंड आउट करना है। एक्चुअल में हमको ये डिस्टेंस निकालनी है, स्मॉल एक्स मीटर ये ऑब्टेन करना है, ये दिया गया है। यहाँ पर एक्स हो जाएगा, ये भी एक्स मीटर हो जाएगा, इसको भी वाई क्योंकि एक रेक्टेंगल बन जाएगा। और यहाँ पर एक पॉइंट हम ले लेते हैं, तो जितना सी डी है उतना ही सी डैश हो जाएगा और उतना ही बी एम हो जाएगा, दैट इज 1.5 मीटर। कि दिस इज आल्सो 1.5 मीटर, दिस इज आल्सो 1.5 मीटर इतना। और फिर अगर हम ए एम देखें तो ए एम इक्वल टू 30 माइनस 1.5 यानी कि ए एम हो जाएगा 28.5 मीटर। ए एम फाइंड आउट हो जाएगा, ये भी हो गया। टोटल 30 मीटर था, यहाँ से यहाँ तक 30 मीटर और ये जो ए एम बच जाएगा यहाँ तक 28.5 मीटर बच जाएगा। नाउ इन ट्रायंगल ए डी डैश एम 1060 डिग्री लेंगे तो परपेंडिकुलर ए एम अपॉन बेस डी डैश एम हो जाएगा। 1060 का वैल्यू √3, ए एम 28.5 और डी डैश एम वाई, स्क्वायर रूट 3 इक्वल टू ये वाई में मल्टीप्लाई में जाएगा, रेशनलाइज करेंगे फिर √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वाई इक्वल टू 28.5 स्क्वायर रूट 3 अपॉन 3 या वाई इक्वल टू 3 9 या 27 9.5 हमारा टारगेट है एक्स निकालना इस कंप्लीट ट्रायंगल में। इन ट्रायंगल डी ए एम कंप्लीट ट्रायंगल में अगर 1030 डिग्री लेंगे तो परपेंडिकुलर ए एम और बेस डी एम हो जाएगा। वैल्यू 1/√3, दिस इज 28.5, दिस इज एक्स प्लस वाई। ये टोटल हाइट यहाँ से आता है, लेंथ एक्स प्लस वाई हो जाएगी। नाउ एक्स प्लस वाई इक्वल टू 28.5 और √3, ये इधर मल्टीप्लाई में ये इधर आ जाएगा। 9.5 वाई का वैल्यू पहले ही है, ये रख दीजिए 9.5 √3 28.5 √3 x gives you 28.5 √3 माइनस 9.5 √3 माइनस करेंगे √3 हो जाएगा 19 √3 मीटर। आसानी से जो वाई ने डिस्टेंस वॉक की है वो 19 स्क्वायर √3 मीटर है। आई होप ये टोटल 6 क्वेश्चन आपको क्लियर हुए होंगे। रिमेन क्वेश्चन हम इसी एक्सरसाइज के नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। अगर वीडियो अच्छा है तो लाइक करें, इससे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।